हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में न्यूक्लियर फिजन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न जब उनकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होती है, लो होती है, तो दे टेंड टू फिजन और फ्यूज़न बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। व्हेन एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 200 देन दे टेंड्स टू न्यूक्लियर फिजन। और जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं और वो फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्रू एनर्जी रिलीज करते हैं। हमने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, जब भी कोई न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल है और जब वो लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कन्वर्ट होता है, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. So in nuclear fusion and fission, both are the process in which lot of या enormous amount of energy क्या होती है, रिलीज होती है. तो ये न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये हमें न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलता है. तो अगर हम कंट्रोल मैनर में न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन करवाते हैं तो ये हमारे लिए एक सोर्स है एनर्जी का और हमें बहुत कम इंस्टॉल करके ज़्यादा एनर्जी मिलती है. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. तो प्रीवियस में हमने देखा था न्यूक्लियर फिजन डेफिनेशन. न्यूक्लियर फिजन का मतलब होगा जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई. If I take here U-235, यूरेनियम 235 आपने लिया, तो इसमें फिजन दो तरीके से हो सकती है. टू मेथड्स आर देयर. ठीक है, फर्स्ट मेथड में होता है नेचुरल फिजन एंड नेचुरल फिजन थ्रू रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस. रेडियो एक्टिविटी मीन्स जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं स्पॉन्टेनियसली. वो रेडिएशन धीरे धीरे क्या करती हैं, उस न्यूक्लियस को तोड़ती जाती हैं एंड एनर्जी बाहर निकलेगी. तो ये नेचुरल प्रोसेस है. दिस इज नेचुरल प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी. और जितनी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उन सब में से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं और उनका मास धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है. रेडियो एक्टिविटी अब आपका सिलेबस में नहीं है. देन सेकेंड इज आर्टिफिशियल फिजन, जो हम लेबोरेटरी में करवाते हैं. इन दिस केस वी टेक यूरेनियम 235. अब आपको यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करनी है. तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें इसको, यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन से हम क्या कराते हैं, इसको स्ट्राइक करवाते हैं. ठीक है, अब इसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, 236. तो 236 होने के बाद ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल. नाउ इट इज 236. अगर ये 236 हुआ, अनस्टेबल है, तो अब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होना इसका स्टार्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर फिजन it convert into barium, krypton, 3 neutron and energy. This is 141, 56, 36 and this is 92. If we check atomic number on both sides, ठीक है, 236, 141, 92 and here 3, तो ये आपका कंजर्व रहेगा. सिमिलरली if we check this is 92, 56, 36 and this 3, तो दोनों ही तरफ atomic number as well as atomic mass both remain conserved and this Q denotes energy. तो जब ये split होता है through fission process, then it convert into barium and krypton whose binding energy per nucleon is large. It means it want to achieve stability. लेकिन ये भी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. सो दे गो अनदर फिजन
towards another fission and then they further divided into two nuclei, smaller nuclei. In this process fission होता रहेगा और एनर्जी रिलीज होती रहेगी. ये भी क्या होंगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से रेडिएशंस निकलती हैं. जब भी रेडिएशंस निकलेंगे तो इनका मास डिसइंटीग्रेट होता जाएगा. और दिस क्यू इज एनर्जी, और जो हमें एनर्जी मिलती है वो उसका ऑर्डर होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है व्हेन वी स्ट्राइक दिस यूरेनियम विद न्यूट्रॉन. अब इसके अंदर प्रोसेस कैसे चलेगी, से यहाँ पे हमने ये लिया U-235 एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन आपने इसके साथ स्ट्राइक करवाए. जैसे आप स्ट्राइक करवाते हैं तो इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके अंदर रिएक्शंस होंगी. अब ये जब इसके साथ स्ट्राइक करता है देन ऑसिलेशन स्टार्ट. ठीक है, ये जैसे एंटर करता जाएगा तो इसके अंदर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे. ऑसिलेशन से इसके पार्टिकल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे थ्रू फिजन एंड फर्दर इट इज लाइक दिस. ये एक नेक यहाँ पे डेवलप हो गया एंड फर्दर it is divided into two nuclei like this. Two nuclei almost of same size, और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलते हैं. न्यूट्रॉन 1, 2 and 3 and एनर्जी रिलीज होगी. So that is the diametrical process by which you can represent nuclear fusion. Neutron आपने strike करवाया, oscillation begin, neck develops and then 2 lighter nuclei, 3 neutrons and energy released in this process. So this is the process nuclear fission. Now when nuclear fission takes place, always not the products barium and krypton, some other products are also here. When uranium strike with this neutron, then this is U-36 unstable state, then it after fission converts into antimony, niobium and 4 neutrons. तो ज़रूरी नहीं है कि जब जो रिएक्टेंट्स हैं जब वो प्रोडक्ट्स देंगे तो हमेशा आपको बैरियम एंड क्रिप्टॉन मिलेगा. ये ऑब्जर्व किया गया कि अलग अलग एटॉमिक मास और नंबर के आपको एलिमेंट्स मिल सकते हैं, बट कंडीशन वही होगी, दे फॉल इन द मिडल पोर्शन. मिडल पोर्शन जब हमने डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो वो पोर्शन आपका 30 to 170 आपका लाई करता है जिनका एटॉमिक नंबर होगा. तो यहाँ पर देखिए 133, 99, इट मीन्स ये जो है ये लाई करेंगे आपके 30 से 170 के बीच में, whose बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लार्ज. तो ये स्प्लिट होके आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स देंगे एंड हियर 4 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज होगी. अगेन इफ दिस इज यूरेनियम goes to fission, then products will be xenon, strontium and here 2 neutrons. तो ये अलग अलग एलिमेंट्स आपको मिलते हैं. कंडीशन ये सेम कि फिजन होने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में चेंज आएगा, एनर्जी रिलीज होगी. तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसकी कैलकुलेशन के लिए हम बेसिकली लेते हैं कि एटॉमिक नंबर इज 240. ठीक है, यहाँ पे हम 236 हैं तो जनरली हमने फॉर कैलकुलेशन इसको 240 कंसिडर किया. एंड एज वी नो फॉर दिस काइंड ऑफ एटॉमिक मास वी हैव बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आप फिजन के बाद इसको चेक करते हैं तो ए कहाँ पर मिलता है आपको बिटवीन 30 एंड 170 के बीच में, तो ये आपको अराउंड मिलता है 120. तो अप्रोक्सीमेशन से हम इसको क्या ले रहे हैं कि इट इज अबाउट 120. देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रीजन में जो होती है अप्रोक्सीमेटली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम फॉर आयरन. उसके बाद जो रेंज रहती है वो रहती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इफ वी calculate gain in energy per nucleon, subtract this, it is 0.9. Now how much nucleons? 240 आपने देखे
and per nucleon energy gain is 0.9. It comes out to be 216 approximately 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम जब फिजन की रिएक्शंस लिखते हैं तो प्लस क्यू लिखते हैं और जो ऑर्डर होगा एनर्जी का वो इस ऑर्डर का होता है, तो हम इसको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन व्हेन वी टेक ए इज 240 एंड हियर 120। तो ये रफ एस्टिमेट है, इसके अराउंड आपको एनर्जी जो रिलीज होती है फिजन प्रोसेस में वो मिलती है। वन मोर थिंग इज हियर कि जब हम न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं तो हमारी रिएक्शन जो होती है वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है, बिकॉज हर बार आपको रिएक्शन के बाद न्यूट्रॉन्स मिलते हैं एंड न्यूट्रॉन्स के बाद बहुत एनर्जी होती है, फास्ट मूविंग होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही आप स्ट्राइक करवाते हैं उनको तो फर्दर फिजन में ये प्रोसेस में फिर से इंक्लूड होते हैं। अगेन फिजन के बाद अगेन 3 न्यूट्रॉन्स आर देयर, तो ये एक चेन बन जाती है। से इफ इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में आपने यूरेनियम लिया, दिस इज यूरेनियम, जिसको न्यूट्रॉन से आपने हिट करवाया, दिस इज अनस्टेबल यूरेनियम, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये कुछ भी हो सकते हैं प्रोडक्ट्स। आफ्टर दैट यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। अब इन 3 न्यूट्रॉन्स ने 1 2 3 फर्दर यहाँ पर फिर से 3 किए। इस एक न्यूट्रॉन ने फिर आगे फर्दर यूरेनियम को तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद उसने फिर 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज किए। ये सेकेंड न्यूट्रॉन ने भी क्या किए, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज किए, हियर आल्सो 3। इट मीन्स हियर 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिजन में 3 न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता जाएगा एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज चेन रिएक्शन। तो ऐसे ही ये जो रिएक्शन है ये चलती जाएगी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी एंड ब्लास्ट हो सकता है उसमें, बिकॉज अनकंट्रोल्ड होने के बाद ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये इतना फास्टली निकलते हैं कि हम इसको बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस एंड रिएक्शन go on and this 3 1 split into 3, this 3 and this 3। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उससे ब्लास्ट हो जाता है, जो हम यूज़ करते हैं एटॉमिक बॉम्ब में। एटॉमिक बॉम्ब एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के अंडर आती है। अब ये जो रिएक्शन है ये हम लैब में या हमारे यूजफुल जो भी आपके वर्क है उसमें यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अनकंट्रोल्ड होने के बाद आप किसी भी मेथड से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सेकेंड आपका आता है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। दिस रेट ऑफ रिएक्शन और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज हेयर 3 into n। 3 into n मीन्स ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं इनकी पावर n से यहाँ पर रिएक्शन हो रही है एंड दिस रिएक्शन चेन रिएक्शन। तो सेकेंड हम रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट शुड बी ए कंट्रोल्ड रिएक्शन। अगर वो कंट्रोल में होगी तो हम उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूजफुल मैनर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे अपने काम के लिए। अगर इस टाइप की रिएक्शन होती है चेन रिएक्शन तो ये जस्ट डिस्ट्रक्शन करती है और इसमें प्रॉपर्टी का लाइफ्स का लॉस होता है। सो नाउ देखिए कि कंट्रोल्ड रिएक्शन हम कैसे करवाएंगे और उसमें कंडीशंस क्या होंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल्ड chain reaction, and in this reaction we want that one fission leads to another one fission only। कि एक फिजन अगर 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे निकलते हैं तो जो फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आए जस्ट 1 goes for reaction and other 2 को हम ब्लॉक कर दें। तो इन दिस मैनर वी कैन कंट्रोल दिस चेन रिएक्शन। अब प्रॉब्लम्स क्या है ये चेन कंट्रोल करने के। फर्स्ट थिंग जो हमें प्रॉब्लम आती है रीजंस,
for occurrence of controlled chain reactions। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन को करवाने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम और जो हमें नेचर में यूरेनियम मिलता है वो हमें ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, यूरेनियम ऑक्साइड फॉर्म। अगर हम 1000 टन यूरेनियम लेते हैं तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिला, तो उसमें जस्ट प्योर यूरेनियम हमें कुछ ही ग्राम में मिलता है। अगर 1000 टन आप ले रहे हो तो आपको सिर्फ कुछ ग्राम में ही प्योर यूरेनियम मिलता है, जो आपको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो ये जो आप यूज़ करते हैं यूरेनियम ऑक्साइड, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो फर्स्ट थिंग है कि हमें प्योर यूरेनियम चाहिए टू स्टार्ट द रिएक्शन। सेकेंड प्रॉब्लम इज फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अगर वो फास्टली यूरेनियम पर स्ट्राइक करते हैं तो जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जैसे ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये इसको स्पेस देते जाएंगे। वो फास्ट है तो ऐसे ऐसे वो क्या करेगा, निकल जाएगा और बाहर निकल जाएगा विदाउट उसको ब्रेक डाउन किए। तो इसकी स्पीड भी हमें कंट्रोल करनी है न्यूट्रॉन को, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द रिएक्शन और या उसको फ्यूजन करने के लिए, यूरेनियम को तोड़ने के लिए। तो इसका वही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर हम कंसिडर करते हैं, एक बच्चा बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा है, बहुत क्राउड है और वो इतनी स्पीड से है कि दो जो रो खड़ी हैं पीपल की, वो उसमें से निकल रहा है। जो पीपल है वो थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से ड्रिफ्ट हो रहे और न्यूट्रॉन जैसे वो बच्चा फास्ट मूव करे ऐसे न्यूट्रॉन वहां से निकलता जाता है। जैसे वो निकला तो ये जो 2 पर्सन हैं ये पहले ऐसे थे, वो निकल गए यहाँ से। जैसे वो यहाँ से चला गया वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ गए। तो ऐसे ही जो यूरेनियम है उसके पार्टिकल्स अगर फास्ट स्पीड न्यूट्रॉन उसके ऊपर आता है तो थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं, न्यूट्रॉन को जगह देते हैं, न्यूट्रॉन फास्टली वहाँ से निकल जाता है एंड देन पार्टिकल फिर से आ जाते हैं। तो ऐसे वो यूरेनियम को न्यूट्रॉन तोड़ नहीं पाते हैं। किसी चीज़ को अगर आपको ब्रेक करना है तो उसको अंदर से हिट करने के लिए आपको स्लो स्पीड चाहिए। तो सेकेंड प्रॉब्लम है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, जो स्पीड है। थर्ड इज स्टोरेज ऑफ यूरेनियम। स्टोरेज ऑफ यूरेनियम, बिकॉज यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसके अंदर से लगातार रेडिएशंस निकलती जाती हैं। अगर हम उसको प्योर फॉर्म में भी ले आते हैं उसके बाद उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज उसका जो रेडिएशंस है, गामा रेज हैं, वो बहुत ही डेंजरस होती हैं। तो उसके लिए हमें स्टोर करने के लिए भी कुछ ना कुछ स्टोरेज के लिए उसका एक मेथड सोचना पड़ता है। तो यूरेनियम का स्टोरेज भी एक प्रॉब्लम है। तो इन रीजंस को हमें सॉल्व करना, उसके बाद ही हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर देखते हैं तो इसके लिए हमें करना पड़ता है इनरिचमेंट। जो हमें और मिलती है यूरेनियम की, यूरेनियम ऑक्साइड की, हम उसको मेटलर्जी प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि उसके ऊपर जो मिट्टी लगी होती है उसको साफ करते हैं और हमें जो कंसंट्रेशन मिलती है और की वो मिलती है 0.7%। इतना परसेंट हमें यूरेनियम का मिलता है। तो इनरिचमेंट का मतलब है जो उसकी क्वालिटी है वो हमें कितनी अमाउंट में मिलती है। सो दैट इज डन बाय केमिकल प्रोसेस और हमें यूरेनियम का 0.7% जो कंसंट्रेशन है वो मिलता है। सेकेंड आता है आपका फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। अब सेकेंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करना है। स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। अब स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे यहाँ पर, जो हमने 11th क्लास में देखा था। कोलिजन का जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर दो मासेस कोलाइड करते हैं
एंड इफ आर दे आर इक्वल मासेस, अगर दोनों बॉडीज का जो मास है वो इक्वल है, एंड देन दे कोलाइड, देन आफ्टर कोलाइडिंग दे गेट इंटरचेंज देयर स्पीड्स, उनकी जो स्पीड्स है दैट गेट इंटरचेंज, ये आपने पढ़ा होगा। तो हम इस न्यूट्रॉन को एक ड्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक करवाते हैं, जैसे ही ये कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, वेलोसिटी गेट इंटरचेंज्ड। ड्यूट्रॉन ने इसकी स्पीड गेन कर ली है और ड्यूट्रॉन की इसने कर ली है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर ड्यूट्रॉन हैज थर्मल वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ड्यूट्रॉन के पास वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी का नाम होगा थर्मल वेलोसिटी, मीन्स ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। जैसे ही कोलाइड होता है तो न्यूट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी आ गई, जो ड्यूट्रॉन की है, एंड न्यूट्रॉन की हाई स्पीड थी, वो गेन किसने की, ड्यूट्रॉन ने। तो अब जो ये स्पीड होगी, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज नोन एज थर्मल। थर्मल वेलोसिटी गेन करने के बाद these neutrons are known as thermal neutrons। अब यहाँ पे वर्ड इसके साथ जो थर्मल लगा है, नाउ इट इज नॉट रिलेटेड टू हीट, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड कम होगी, जो उसके पास पहले वाली स्पीड थी उससे कम होगी, इसलिए इनका नाम क्या बोला जाता है, थर्मल न्यूट्रॉन्स, बिकॉज दे गेन वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन at a given temperature known as thermal velocity। clear? second problem भी solve हुई। third is storage of uranium। अब यूरेनियम को प्योर करने के बाद उसके कुछ शुगर जैसे क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, एंड उन क्रिस्टल्स को स्टोरेज के लिए हम क्या देखेंगे कि आफ्टर प्योरीफाइंग यूरेनियम, शुगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसको रखा जाता है एंड स्टोर इन एल्यूमिनियम ट्यूब्स, और उन छोटे छोटे क्रिस्टल को, जैसे आपके शुगर के जो दाने होते हैं या जो मिश्री के जो दाने होते हैं, उतना फॉर्म उनका रखा जाता है और उनको फिर एल्यूमिनियम की ट्यूब में सील कर दिया जाता है, एंड देन आउटसाइड से हम उसको किसके अंदर रख देते हैं, लेड के अंदर। लेड के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, जो रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो क्या होता है, अगर दो यूरेनियम, प्योर यूरेनियम आपने साथ साथ रखे हैं तो इसके अंदर से न्यूट्रॉन रिलीज होंगे और इस यूरेनियम को जाके हिट करेंगे, इसका फिजन स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड वाले के अंदर से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो इस वाले को जाके हिट करेंगे, तो इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। अगर दो यूरेनियम आपने पास पास रखे तो आप रिएक्शन को रोक नहीं सकते, उस केस में न्यूट्रॉन्स इनिशिएट कर देते हैं रिएक्शन को और वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन की तरफ चली जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे यूरेनियम को एल्यूमिनियम ट्यूब में रखा और उसको बाहर से कवर कर देते हैं हम लेड से, कि अगर न्यूट्रॉन वहाँ से निकलता है तो लेड उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हमें रिएक्शन करवानी है तो हम दो यूरेनियम को साथ साथ रख देते हैं, एंड हम चाहते हैं कि एक फिजन ही दूसरे फिजन को करवाए। एक रिएक्शन से अगर 3 न्यूट्रॉन निकले हैं तो नेक्स्ट में जो 3 निकले उनमें से सिर्फ एक जाके आगे वाले यूरेनियम को हिट करे, बाकी 2 को आपको ब्लॉक करना है, तभी आप एक कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो ये जो 3 रीजन थे या जिसकी वजह से हम रिएक्शंस नहीं करवा पा रहे थे वो आपको सॉल्व करनी है। जल्दी से इसका क्विक रिव्यू लीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम थी कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम कोर, बिकॉज नेचर में हमें यूरेनियम ऑक्साइड मिलता है, बाय यूजिंग केमिकल प्रोसेस हम एनरिचमेंट करते हैं और हमें 0.7% यूरेनियम प्योर यूरेनियम मिलता है। सेकेंड प्रॉब्लम थी हमारी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन द यूरेनियम, बिकॉज वो फास्टली निकल जाएगा और विदाउट हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ यूरेनियम और विदाउट द फिजन। तो उसके लिए हम कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं,
हम न्यूट्रॉन को ड्यूट्रॉन के साथ कोलाइड करवाते हैं। ड्यूट्रॉन के पास जो थर्मल वेलोसिटी थी, नाउ इट इज गेन्ड बाय दिस न्यूट्रॉन, सो दिस न्यूट्रॉन नाउ नोन एज थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्ड इज स्टोरेज। हमारी स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, वो हम कैसे सॉल्व करते हैं? एल्यूमिनियम ट्यूब में हम शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं लाइक यूरेनियम के क्रिस्टल्स बनाते हैं, उनको स्टोर करते हैं एंड आउटसाइड उसको सील करते हैं हम लेड के साथ, सो दैट रिएक्शन अपने आप इनिशिएट ना हो। सो नोट डाउन दिस पॉइंट्स अबाउट अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस करवाते हैं। उसको स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म इज फ्यूल रोड्स। फ्यूल रोड्स में आप यूज करते हैं एल्यूमिनियम रोड्स, एंड इन एल्यूमिनियम रोड्स या हम इनको स्टिक्स और ट्यूब्स भी बोल सकते हैं, इन विच यूरेनियम इज प्लेस्ड। यूरेनियम इज फ्यूल जो हमें स्टार्ट करता है रिएक्शन को, एंड वो जिस रोड्स में इंक्लोज होगा, सो टर्म इज नोन एज फ्यूल रोड्स, एंड दिस फ्यूल रोड्स आर प्लेस्ड इन एल्यूमिनियम रोड्स। सेकेंड इज मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब जो मॉडरेट करता है न्यूट्रॉन की स्पीड को। न्यूट्रॉन स्पीड इज moderated by ड्यूट्रॉन। ये ड्यूट्रॉन ने किया, ठीक है। या हम हैवी वाटर यहाँ यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर, सो दिस हैवी वाटर इज नोन एज मॉडरेटर। अब नाम से आप इसको पहचान सकते हैं, जो स्पीड को मॉडरेट करता है, कम करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है। और ये जो न्यूट्रॉन है, स्लो speed neutrons are known as thermal neutrons. Now clear? moderator हम किसको कहेंगे and thermal neutrons हम जो slow speed वाले न्यूट्रॉन्स हैं उनको कहेंगे। थर्ड इज कूलेंट। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको कूलेंट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन के ड्यूरिंग बहुत रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको आपको टेम्परेचर को कम करने के लिए कूलेंट का यूज करना होता है, एंड इसके लिए हम यूज करते हैं लिक्विड सोडियम और प्रेशराइज्ड वाटर। मोस्टली वी यूज दिस लिक्विड सोडियम एज कूलेंट। एंड फोर्थ इज कंट्रोल रोड्स। के कंट्रोल रोड से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। कंट्रोल रोड्स का मतलब है जब न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हमने देखा था अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में कि एक न्यूट्रॉन फर्दर फिजन के बाद 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज करता है, तो वहाँ पर रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रोड्स, जो फ्यूल रोड्स हैं उनके पास क्या रखते हैं, कंट्रोल रोड्स। और ये कंट्रोल रोड्स बने होते हैं बैरियम के। बैरियम रोड्स यूज्ड एज कंट्रोल रोड्स, so that rate of reaction and this rate of reaction K should be equal to 1. Then how can we define this? This K equal to fission output by fission input, that is equal to rate of reaction. तो जितना आउटपुट आपको मिल रहा है फिजन के ड्यूरिंग एंड डिवाइडेड बाय फिजन इनपुट, जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आउटपुट होना चाहिए फिजन में। अगर एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, देन इन नेक्स्ट आउटपुट ओनली 1 फिजन ड्यू टू दैट न्यूट्रॉन, बाकी न्यूट्रॉन्स को आपको एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए फॉर
absorbing neutron, we use this control rods. अगर ये के आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर देन 1 में आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी, आउटपुट ज़्यादा होने से ब्लास्ट हो सकता है, तो इसमें आप बोलेंगे बम्बार्डमेंट और ब्लास्ट अकर इफ दिस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ग्रेटर देन दिस 1 एंड इफ दिस के लेस देन 1, अगर ये के लेस देन 1 होता है तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट होगी, रिएक्शन does not occur. That means always this k equal to 1. ये आपका k 1 के इक्वल होना चाहिए, अगर वो ज्यादा होता है तब भी प्रॉब्लम है, ब्लास्ट हो सकता है. इफ इट इज लेस देन 1 तो रिएक्शन नहीं होगी. तो इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन 1 रखने के लिए वी हैव टू यूज दिस कंट्रोल रोड्स. अगर न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इन कंट्रोल रोड्स को उस फ्यूल रोड्स के अंदर इस तरीके से रखते हैं. ठीक है, तो वहां से वो क्या होगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे. आपको लगता है कि रिएक्शन फिर से स्टार्ट करवानी है तो हम उन कंट्रोल रोड्स को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं. तो इस तरीके से हम इसको मेंटेन रखते हैं k इक्वल टू 1 कि आपको रिएक्शन होती रहे और जैसे ही फ्यूल खत्म होता है तो वो रिएक्शन बंद हो जाए. अगर वो ऐसे ही चलती रही अनकंट्रोल्ड मैनर में तो वो हमें आउटपुट ज़्यादा देगी एज कम्पेयर टू दिस इनपुट. सो दिस k इक्वल टू 1 फॉर कंट्रोल्ड एंड यूजफुल एनर्जी के लिए. सो दिस कंडीशन राइट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर रिएक्टर. इन दिस न्यूक्लियर रिएक्टर we have this core made up of steel and this whole apparatus is enclosed under a chamber dome shaped in order to save workers. So in this these are uranium rods या fuel rods हम इसको कहेंगे, fuel rods, and this is fuel rods under aluminium tubes. ये sticks की form में होंगी and these are control rods to control the reaction or to absorb neutrons. हम इनके एल्यूमिनियम रोड्स के बीच में या जो फ्यूल रोड्स हैं उनके बीच में कंट्रोल रोड्स को इंसर्ट करते हैं. दैट इज द फिजन चैम्बर जहाँ फिजन रिएक्शन होगी. और यहाँ पर आपने प्लेस किया है दिस इज मॉडरेटर. ये मॉडरेटर क्या करेगा, ये जो न्यूट्रॉन्स यहाँ निकलेंगे उनकी स्पीड को कम करेगा. तो ये इसके अंदर का पार्ट है जो कोर है. आफ्टर दैट हमने यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगाया है एंड हीट एक्सचेंजर एक ये इसका वे होगा एंड सेकेंड वे इज दिस वन दैट इज पंप जो पंप आउट करेगा हीट को. एंड दिस इज टर्बाइन एंड दिस टर्बाइन इज अगेन कनेक्टेड टू जनरेटर एंड दिस इज टू इलेक्ट्रिक पावर और वायर्स. सो प्रोसेस देखिए इसके अंदर क्या होगा. सबसे पहले जो यूरेनियम की रोड्स होंगी इनको रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए यहाँ न्यूट्रॉन स्ट्राइक होंगे, फ्यूजन स्टार्ट होगा. फ्यूजन स्टार्ट होने के बाद एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी. अब जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो वो जो हीट है वो बाहर निकलेगी, जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी. अब इस एपरेटस को स्टील कोर को हमने अटैच किया है यहाँ पर वाटर से. तो ये जो हीट यहाँ से निकलेगी ये इसके थ्रू पास होगी. पास होने के बाद वो धीरे धीरे जो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकली थी हीट एनर्जी की फॉर्म में, तो उसको ओवरकम करने के लिए, इसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम इसको अटैच करते हैं. जो प्रेशराइज्ड वाटर है वो कूलिंग का काम करेगा एंड जो टेम्परेचर है उसको लो करेगा. जैसे रिएक्शन बढ़ती रहती है इसमें तो वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा एंड टेम्परेचर बढ़ने से जो फ्यूजन है वो और भी ज़्यादा रेट से होगी. तो इन ऑर्डर टू कूल अप दिस सिस्टम और दिस कोर वी अटैच दिस विद दिस वाटर. तो यहाँ पर जो हीट आएगी वो हाई प्रेशराइज्ड वाटर से बाहर निकलेगी. ठीक है, यहाँ से हीट निकली, पंप आउट हुई, हीट एक्सचेंज हुई, देन वो ऐसे साइकिल चलता रहेगा. अब ये जो आपकी ज़्यादा हॉट वाला यहाँ से एंटर करती है एनर्जी, हम उसको पास करवा देते हैं वाटर से. जो वाटर से निकलेगी तो स्टीम बन के निकलेगी, क्योंकि
अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पर जो आएगी एनर्जी वो हीट एनर्जी में होगी, बाहर क्या होगा, वाटर होगा। तो इतना ज़्यादा वो गर्म होगा कि वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, स्टीम में। अब ये जो स्टीम है ये टरबाइन को रोटेट करवाएगा एंड टरबाइन से हमने अटैच किया जनरेटर को। तो इन दिस वे वी कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दिस फ्यूजन प्रोसेस। इस फ्यूजन प्रोसेस से हमने हीट एक्सचेंजर में इस एनर्जी को कलेक्ट किया, बाहर हमने वाटर रखा है, जब इसको वाटर या फिर हम प्रेशराइज्ड वाटर के थ्रू इसको पास करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट होगा। ये स्टीम टरबाइन को एंड टरबाइन जनरेटर को, तो ये इसमें प्रोसेस होता रहता है। अब रिएक्शन ज़्यादा ना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल रोड्स को इंसर्ट करते जाते हैं। जब हमें रिएक्शन तेज़ करनी है, के को 1 रखना है, तो हम इन कंट्रोल रोड्स को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। अब टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा ना बढ़े तो उसके लिए हम कूलेंट का यूज़ करते हैं, और वो कूलेंट हम यहाँ से पास करवाते रहते हैं कि सो दैट ये इसको हीट को पंप आउट करके बाहर निकालता रहे। अब आपको इसमें फंक्शन याद होना चाहिए मॉडरेटर का। मॉडरेटर का क्या काम होगा और हम क्या यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हैवी वाटर और ग्रेफाइट। कूलेंट वी यूज़ लिक्विड सोडियम और वी कैन यूज़ ऑल्सो प्लेन वाटर हेयर। सेफ्टी ट्यूब्स इज पीबी लेड। तो यहाँ पर सेफ्टी ट्यूब्स की ज़रूरत कैसे है, जो स्टील की कोर है उसके बाहर हमने यहाँ पर सेफ्टी ट्यूब्स भी लगाए हैं। इमरजेंसी में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन अगर हो जाती है वहाँ पर, ये कंट्रोल रोड्स अपने फंक्शन में नहीं है या ये खराब हो जाती हैं, तो इमरजेंसी बंद करने के लिए हम सेफ्टी ट्यूब इसके अंदर लगा के रखते हैं। वो सेफ्टी ट्यूब के अंदर लेड होता है, वो सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी। तो ये सेफ्टी ट्यूब है फॉर इमरजेंसी टू सीज द रिएक्शन को बंद करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स आर मेड अप ऑफ कैडमियम और बेरियम, ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। और आपको इसमें हर एक पार्ट का फंक्शन एज वेल एज उसमें हमने जो यूज़ किए हैं एलिमेंट्स वो आपको लर्न होना चाहिए, एंड डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डायग्राम प्रॉपरली एंड हाउ दिस न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स एंड फंक्शन। हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा कि आप यूरेनियम का फ्यूल यूज़ करके बहुत सारी एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं एंड हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं जब हम न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये आपका लिमिटेड स्टॉक में नहीं है, कोल का ये रिप्लेसमेंट है। कोल की जगह अगर आप यूरेनियम यूज़ करते हैं तो उससे एनर्जी कितनी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड, अगर ये कंट्रोल्ड मैनर में है, इफ दिस इज इन कंट्रोल्ड मैनर, तो हमारे लिए यूजफुल है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इससे होता है। सो एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो ब्लास्ट हो सकता है। सेकेंड थिंग कि जो यूरेनियम है, जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जब उसका जो वेस्ट बचता है यूज़ करने के बाद, जो यूरेनियम वेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ रेडियोएक्टिव नेचर, तो उससे रेडिएशन कंटिन्यूस निकलते रहते हैं जो हार्मफुल है। जो वर्कर वहाँ पर काम करते हैं उनके लिए भी, एज वेल जो इन्वायरमेंट है, प्लांट्स, एनिमल्स, उस प्लांट के आसपास है जहाँ हमने वो प्लांट न्यूक्लियर फ्यूजन का लगाया है, तो वहाँ पर वो रेडिएशन उनको हार्मफुल करते हैं। सो दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक और इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने अभी जो रिएक्शंस देखी वो U-235 से देखी हैं, बट इंडिया में U-235 अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो यूरेनियम अवेलेबल है वो है U-238, और ये U-238 एक अपने आप में एक अनस्टेबल यूरेनियम है। इससे हम डायरेक्ट यूज़ करके न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी नहीं ले सकते, तो पहले इसको हमें रिएक्ट करवा के U-235 में कन्वर्ट करना होता है।
देन उसके बाद ये हमें एनर्जी देता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्टली सी द रिएक्शन की हमें क्या क्या रिएक्शन करनी है। तो इसके पास क्या है, ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, सॉरी न्यूट्रॉन्स होंगे, एंड इट इज अनस्टेबल। अगर हम इसको एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया U-239 में, एंड दैट इज अनस्टेबल यूरेनियम। जैसे हमने इसमें न्यूट्रॉन ऐड करवाया, ये अनस्टेबल हो गया, इसका फिजन नहीं हुआ। अब इसके लिए ये डिवाइड होगा 239 नेपच्यूनियम 93 एंड दिस इज N बार नेपच्यूनियम। फर्दर ये भी अनस्टेबल है, फर्दर ये भी क्या होगा, आगे फिजन की तरफ जाएगा, दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल, एंड रिएक्ट करके ये बनाएगा प्लूटोनियम 239 94 प्लूटोनियम। एक यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड एक एंटी न्यूट्रिनो, एंड अगेन फर्दर it release alpha particle and converted into this. So this is alpha particle and it is uranium 235 जो हमें चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए। तो ये सब प्रोसेस करके आपको यूरेनियम 235 मिलता है। इंडिया में जो अवेलेबल है दिस वन। तो हमें ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के थ्रू ही U-235 हमें बनाना पड़ता है, इसलिए ये रिएक्शन इस रिएक्टर में करवानी पड़ती हैं। उसके बाद आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल रखना होता है। सो दिस इज अबाउट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, कि फ्यूजन से हमें रिएक्शन कैसे मिलेगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। सो इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू।